सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक आपका रहेगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे अंतरिक्ष विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है उसको डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से सब कुछ प्रॉपर वे में समझ में आए। तो हालांकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये छोटा सा ही वीडियो रहेगा। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो आपको बताया जाएगा। आप लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ज्योग्राफी में टॉपिक आपका क्या रहेगा, मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, समझना आप। जैसे कि अर्थ, ठीक है। तो अर्थ जो है हमारा किस तरह कैसा आकार का, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं। ये जो अर्थ है आपका, ये ये आपका जियोड आकार का है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ जो है हमारा कौन से आकार का है, जियोड शेप में है। जियोड शेप क्या है, जियोड से बना है ज्योग्राफी। क्या बना है, जियोड से क्या बना है, ज्योग्राफी। तो उसी तरह से जैसे कि हमने आपको कहा कि अभी आपका टॉपिक चलेगा एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में क्या पढ़ोगे, जैसे आप ज्योग्राफी का जो पार्ट होता है उसको कौन कौन से पार्ट में आपको पढ़ने हैं। जैसे पहले मैं अभी बता देता हूँ कि टॉपिक वाइज टॉपिक। एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। उसका दूसरा पार्ट हो गया जियोलॉजी। जो जियोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे ज़मीन के अंदर के बारे में, उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो वो एक टॉपिक वाइज आपको सब चीज़ समझाया जाएगा। तो जियोलॉजी में आप पहले मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ, जियोलॉजी। उसके बाद हो गया आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी। उसके बाद हो गया आपको जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया और इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये आपको पढ़ाया जाएगा अलग से। तो अभी जो टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है ये है आपका टॉपिक एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो हालांकि एस्ट्रोनॉमी जो बताया जाएगा आपको, एस्ट्रोनॉमी में आप पढ़ोगे अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। क्या है अंतरिक्ष विज्ञान, उसको हम ध्यान से समझेंगे। आखिर जो हमारा जो ब्रह्मांड है आखिर कैसे बना है, आखिर जो हम लोग जो तारा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आखिर तारा का क्या उम्र होता है उसके बारे में समझेंगे। ये सब चीज़ के बारे में आपको जो है ध्यानपूर्वक समझना है और विजुअलाइज करने का कोशिश करना। ये टॉपिक एक कहानी की तरह समझना है इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो आपको एक टॉपिक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता देता हूँ कि देखिए, जैसे कि अभी मैं समझाता हूँ कि एस्ट्रोनॉमी जो है यानी एस्ट्रोनॉमी, ये यानी अंतरिक्ष विज्ञान इसको कहते हैं। तो अंतरिक्ष का अध्ययन को, यानी हम जब किसी जैसे अंतरिक्ष के अंतरिक्ष के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। जबकि रशियन भाषा में इसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से, जैसे नोट करना। अंतरिक्ष का अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। जबकि रशियन भाषा में जबकि रशियन भाषा में इसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो इसको नोट कर लीजिएगा, रशियन भाषा में इसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ये एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन को, जैसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं तो रशियन भाषा में इसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं।
अब देखिए तारा का जो एज होता है ना, जैसे कि एक साइंटिस्ट जो होते हैं, जो एक शोधकर्ता होते हैं जो शोध करते हैं, तो उनके मुताबिक तारा का जो एक उम्र होता है 100 अरब माना गया है, अमूमन 100 अरब माना गया है। तो तारा बनता कैसे है तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो हालांकि अभी जो मैं बता रहा हूँ आपका तारा कैसे बनता है, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे। मान के चलते हैं कि आपको एक ब्रह्मांड दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि समझिए कि पहले जो है कुछ नहीं है, एक तरह से पॉइंट है, ठीक है। तो वो ब्लास्ट किया, मतलब बिग बैंग थ्योरी अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा थ्योरी बताएंगे कि आखिर बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड कैसे बना। तो नॉर्मली हम जो एक जो गैलेक्सी है, जो हमारा आकाशगंगा है, आखिर वो कैसे बना है उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसमें समझेंगे कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझना कि जो जैसे अंतरिक्ष है, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो गैसेज होते हैं ना, तो जब गैस आपस में जब एक साथ इकट्ठा होने लगे, जैसे मान के चलिए विरल गैस, विरल का मतलब समझ लीजिए एक तरह से अलग अलग गैस। तो जैसे ऐसे करके गैस अलग अलग था, ठीक है। जब दूर दूर गैस था तो उसे हमने कहा अलग अलग, यानी विरल गैस हुआ, ठीक है। तो विरल गैस को हमने निबुला भी कहा, नेब्यूला भी कहा। जिसे नेब्यूला यानी इट मीन्स निहारिका, हिंदी में आप इसे निहारिका कह सकते हैं, निहारिका, नेब्यूला। नोट करते चलिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये जो अलग अलग विरल विरल गैस है, तो ये आपस में जब एक साथ मतलब कि थोड़ा सा करीब आने लगे, एक अट्रैक्शन, जब देखिए कि ठंडी के समय में जो लोग दूर दूर बैठा करते हैं, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा मतलब कि ठंड लगने की संभावना अधिक होती है। लेकिन जब लोग ठंडी के समय में शुक्र करें यानी एक जगह बैठते हैं, बैठने का कोशिश करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि ऑटोमेटिक है कि गर्मी आ जाती है। तो उसी तरह से समझो कि यहाँ पे जैसे कि गैस आपस में जब एक साथ जब करीब आने लगे, एक दूसरे के करीब आने लगे, तो उसमें गर्मी उत्पन्न हुई, ठीक है। तो आगे जाके यही जो है निहारिका यानी नेबुला, आगे जाके जब गैस आपस में जब पूरा जब किसी फोर्स के कारण जब ये करीब आ गए पूर्णतः, तो इसमें क्या हुआ, विस्फोट होना शुरू हो गया अपने आप। तो ये बन गया सन, आपका क्या बन गया, सन। और इसी को हमने कहा तारा। और तारा जो होता है ना, तारा का खुद का प्रकाश होता है। आप जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत आदमी चाँद को तारा मान लेते हैं, लेकिन चाँद तारा नहीं है, ठीक है। चाँद जो है एक उपग्रह है, किसी ग्रह का, जैसे कि मान के चलिए कि जो जिसका चक्कर काट रहा है वो उसका एक तरह से उपग्रह है। तो हम लोग जो है पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन, तो चाँद। तो इस हिसाब से तो तारा जो होता है ना, कभी भी तारा का अपना खुद का जो प्रकाश होता है, यानी अपना खुद का प्रकाश होता है। तो सन क्या है, हमारा तारा है, ठीक है। अब ये सन क्या किया आगे जाके, जब देखिए सन जैसे कि हमने पढ़ा था कि 100 साल, लगभग 100 अरब जो होता है ना, तारा का एज होता है, यानी 100 अरब के आसपास तारा का एज माना गया है। तो जब तारा का ईंधन जब खत्म होने होने लगता है, यानी 90% जब ईंधन खत्म हो जाता है, तब ये तारा जो है बन जाता है आगे जाके लाल दानव, लाल दानव, ठीक है। तो जिसे हम रेड जाइंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेड जाइंट, रेड जाइंट। तो अब देखिए रेड जाइंट तारा कब बना, तो ये सब चीज़ आपको पता चल गया। अब लेकिन गैसों का अभी यहाँ पे एक चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निहारिका से स्टार्ट किया था, और सन कैसे बना वो मैं आपको समझा चुका हूँ, और लाल दानव कैसे बना वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ समझना, मैं फिर से बता देता हूँ कि इसको अलग-अलग तरीके से अलग-अलग टीचर अलग-अलग तरीके से पढ़ाएँगे। जैसे कि निहारिका कि जैसे गैसों का बादल, जब गैसे के ऐसे समझना कि गैसों के बादल, ये जो गैस है आपस में जब इकट्ठे एक साथ जब मतलब कि आकर्षित होने लगे, तो वहाँ पे गैसों के बादल को हम निहारिका कहते हैं, नेबुला कहते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि गैसों के जब एक साथ जब एक गैस एक साथ जब आ गए आपस में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आग लगना शुरू हो गया, यानी कि धमाका, नाभिकीय संलयन होने लगा। तो ये उस स्थिति में यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पे जलने लगा, और जब यहाँ पे ग्रेविटी बहुत अधिक हो गया, जिस कारण से यहाँ पे आग लग गया, भीषण आग लग गया, तो जो कि अभी तक जल रहा है। तो उसे खुद का प्रकाश उससे निकलता है, तो उसे हम तारा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हालांकि हमने बताया आपको कि यहाँ पे नाभिकीय सन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। जो नाभिकीय संलयन क्या होता है, जो स्टूडेंट नहीं पता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है,
हाइड्रोजन को इतना गर्म किया गया कि वो इतना गर्म हुआ कि वो उसका परमाणु जो है मतलब टूट के एटम जो है वो क्या बन गया, हीलियम बन गया। तो हाइड्रोजन टूट के जब हीलियम में बदलेगा तो क्या होगा, उससे ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा और उसका टेम्परेचर रहेगा लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। जो और उसका जो स्टेट होता है ना, तो प्लाज्मा स्टेट होता है। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है कि ना ही सॉलिड ना ही लिक्विड, दोनों के बीच में, तो उसे प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। और प्लाज्मा स्टेट जो होता है एक सॉलिड और लिक्विड दोनों के फॉर्म होते हैं, यानी कि एक मिडिल फॉर्म होते हैं, तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो इसे आप नोट करते चलिएगा। संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन जो है आपका हीलियम में बदल जाएगा और इसमें जो है ऊष्मा यानी हीट निकलती है बहुत ज़्यादा, यानी, और इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसका जो स्टेट होता है ये प्लाज्मा स्टेट होते हैं। कौन सा, प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट, क्लियर। तो आप इसे नोट करते चलिएगा। अब देखिए कम टेम्परेचर, अब एक चीज़ जो ग्राफ होते हैं एक चीज़ समझना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कम टेम्परेचर जो होता है, ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता है, और जो मतलब कि वो सब समझना है। तो जैसे कि कम टेम्परेचर में तो जो होता है ना लाल दिखता है, ठीक है। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो मतलब कि उजला दिखता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है तो नीला दिखता है। तो सबसे कम टेम्परेचर तो रेड दिखता है। तो कलर से भी आप टेम्परेचर का पता कर सकते हैं हालांकि। तो ये बोलने की आप नोट करते चलिएगा, जब सबसे कम टेम्परेचर रहेगा समझ लीजिएगा कि वो जो है उसका टेम्परेचर कम है तो वो रेड कलर का दिखेगा। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो उजला दिखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो नीला दिखेगा। यदि अब यहाँ पे एक समझना, तो थोड़ा सा हम चलते हैं यहाँ पे। तो हालांकि ये विरल गैस है, अभी हालांकि हमने आपको बताया कि विरल गैस, लाल दाना विरल गैस, हालांकि आपको ये बताया कि यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि विरल गैस है, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है आपका ये लाल दानव है, जो कि ये भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी के ये लाल दानव के बाद जो है बनता है श्वेत वामन। श्वेत वामन तो जिसे इंग्लिश में वाइट ड्वार्फ कहते हैं। तो उसके बाद बनता है ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या कि निहारिका से बना विरल गैस, विरल गैस से निहारिका से बना, तो सबसे पहले विरल गैस से बना निहारिका, ठीक है। और निहारिका से बना तारा, तारा से बना लाल दानव। अब लाल दानव से क्या क्या बना, जैसे कि लाल दानव से आपने क्या क्या बना, तो श्वेत वामन बनेगा, या यानी कि काला वामन बनेगा। लाल लाल वामन नहीं, काला वामन। तो यानी कि व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक कंडीशन आ जाता है कि लाल दानव जब होता है, जैसे रेड जाइंट है, मान के चलिए कि रेड जाइंट बोले हैं तो रेड कलर से दिखा दो। तो ये रेड जाइंट मान के चलिए, ठीक है, ये लाल दानव है। तो लाल दानव जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा एक टॉपिक समझा देता हूँ, कि थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ आपको। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा फिगर भी अगर आप बना सकें तो बना लीजिएगा। तो थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि नेब्यूला हो गया, ये नोट करते चलिएगा, ठीक है। ये आपका सन हो गया, तारा, ठीक है। तो ये जो आपका है लाल दानव हो गया, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं रेड जाइंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया अभिनव तारा, अभिनव तारा, यानी कि सुपरनोवा आप कह सकते हैं। सुपरनोवा यानी विस्फोटक तारा जिसे हम कहते हैं एक तरह से अपने आम चाल अमूमन बोलचाल की भाषा में।
तो इसी तरह से जैसे कि ये वो हो गया आपका व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ, ये हो गया आपका ब्लैक ड्वार्फ। अब देखिए व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ क्या होता है, तो थोड़ा सा ये समझते हैं कि रेड जाइंट के बाद क्या बनता है। तो होता क्या है कि यदि पृष्ठताप बहुत ज़्यादा है तो नीला, तो एक चीज़ समझना है कि अभी वो जो मैं आपको बताया था कलर के बारे में, वो समझ लीजिएगा कि एक साइंटिस्ट थे भारत के, जिसका नाम एस चंद्रशेखर करके थे, ऐसे साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा यदि सन जो है 1.5 गुना से अगर छोटा होगा, अगर 1.5 गुना से छोटा होगा तो आगे जाके ये क्या बनेगा, यानी मान के चलिए 1.5 गुना से छोटा होगा तो यानी लाल दानव ऐसे करके, तो ऐसे समझिए कि लाल दानव अगर 1.5 गुना से अगर छोटा होगा, सन से बना लाल दानव, लाल दानव तब बनता है जब सन का 90% ईंधन खत्म हो जाता है, यानी फ्यूल खत्म हो जाता है, यानी मरने के कगार पे आ जाता है। कोई भी तारा कब मरता है तो वो भी थोड़ा समझाएंगे। जैसे कि एक तारा बना, मीनिंग उसका जन्म हुआ, यहाँ पे अब जन्म हुआ, अब यहाँ पे बन के तैयार हुआ, तो इसका एक एज आएगा, मानिए 90% इसका फ्यूल जब खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा लाल दानव। लाल दानव बनने के बाद इसके पास दो कंडीशन है, क्या क्या बनेगा। पहला कंडीशन, अगर ये 1.5 गुना से, अगर ये 1.5 गुना से अगर बड़ा हुआ तो बन जाएगा ये सुपरनोवा। क्या बनेगा, सुपरनोवा। बट अगर 1.5 गुना से अगर ये छोटा रहा तो वो यानी 1.45 गुना से अगर ये छोटा रहा तो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ। तो व्हाइट ड्वार्फ को हिंदी में बोलते हैं श्वेत वामन और ब्लैक ड्वार्फ को इंग्लिश में बोलते हैं काला वामन। अब देखिए जब व्हाइट ड्वार्फ जो होता है ना, ये आप बोल सकते हैं कि अंतिम बार देखने वाले तारे को हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। तो इसे व्हाइट ड्वार्फ कह सकते हैं, इसे श्वेत वामन, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जीवाश्म तारा। तो इसे हम इसे अमूमन बोलचाल की भाषा में इसे जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। जीवाश्म मतलब इसमें थोड़ा सा जीव है, अभी 8% ईंधन इसका फ्यूल खत्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा जीव है, इसलिए इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और जब ये तारा जब मर जाता है तब बन जाता है कि ब्लैक ड्वार्फ, यानी कि पूर्ण रूप से ये मर गया। बट इट इज, यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट क्या है कि थोड़ा सा समझिएगा, 1.5 से अगर बड़ा हो जाता है तब बनता है ये विस्फोटक तारा, यानी अभिनव तारा, सुपरनोवा जिसे हम कहते हैं। लेकिन सुपरनोवा से आगे जाके तारा क्या क्या बनता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो सुपरनोवा से तारा कौन कौन से बनेंगे थोड़ा सा उनको समझेंगे। सुपरनोवा से थोड़ा सा कलर बना कर देता हूँ। सुपरनोवा से 4 तरह के तारा बनेगा। पहला देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन, जैसे न्यूट्रॉन बना, पहला न्यूट्रॉन, उसके बाद बनेगा पल्सर, उसके बाद बनेगा क्वेसर, उसके बाद बनेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल बहुत जो है, मतलब जब तारा का डेंसिटी बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, यानी दूसरा ग्रह को सबको जब ये निगलना शुरू कर देता है बहुत सारी चीज़ों को, तो उस समय होता है इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा घनापन हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा घनापन हो जाता है, तो उस स्थिति में ब्लैक होल बनता है। लेकिन न्यूट्रॉन क्या करता है, तो थोड़ा न्यूट्रॉन स्टार के बारे में समझेंगे। न्यूट्रॉन स्टार जो होता है ना, ये बड़ा होता है। क्या होता है, ये बड़ा होता है, यानी विस्फोटक तारा जब विस्फोट करता है तो उसके बाद क्या क्या बनता है, न्यूट्रॉन स्टार। तो इसको मार्क कर लीजिएगा, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। उसके बाद पल्सर, पल्सर जो ये चमकीला तारा है, चमकीला, पल्सर चमकीला तारा है। और ये क्वेसर, ये चुंबकीय क्षमता, मतलब ये जो क्वेसर ये है, ये एक तरह से इसमें चुंबकीय क्षमता, मैग्नेटिक पावर अधिक होती है, चुंबकीय क्षमता, चुंबकीय क्षमता इसमें अधिक होती है। तो ये आप नोट करते चलिएगा क्वेसर में, ठीक है। तो अब ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल जो होता है ना, अब देखिए ब्लैक होल होता है कि इसका डेंसिटी अधिक होता है, ये जो है मतलब कि किसी भी चीज़ को अपने ओर अपने आप में समा लेता है। तो न्यूट्रॉन तारा को आगे जाकर ये बन सिकुड़ जाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम समझेंगे कि जैसे कि न्यूट्रॉन तारा कैसे बनेगा, पंचम यानी आप जो कह सकते हैं इसको पल्सर, थोड़ा सा कलर चेंज है तो पल्सर, क्वेसर और ये ब्लैक होल,
ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए न्यूट्रॉन तारा आगे जाकर जब सिकुड़ जाता है तो कुछ कुछ जब यह प्रकाश को भी जब जाने नहीं देता है तो उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारा ही आगे जाकर ब्लैक होल बन जाता है। जब ये तारा सिकुड़ जाता है, जब तारा सिकुड़ना शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर से जब जो होता है फैलने वाला ना, किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना, तो उसका मतलब कि उसका जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब कि अंदर की ओर आने का कोशिश कर रहा है, निकटतम कक्षा में आने की कोशिश कर रहा है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आ सकता है। तो जैसे उस जब आकर मतलब कि आने लगता है तो उस स्थिति में सिकुड़ना शुरू हो जाता है, तो वो उस स्थिति में सिकुड़ जाता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसी थोड़ा सा जब मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा थोड़ा सा आपको सब चीज़ समझ में क्लियर आ जाएगा। तो ब्लैक होल की खोज जो है एस चंद्रशेखर ने किया था इसी के आधार पे। तो जैसे कि एस चंद्रशेखर के आधार पर ने हमने ये पता लगाया कि 1.45 या 1 यानी 1.5 गुना से अगर बड़ा रहेगा तो सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा से ब्लैक होल कैसे बना वो बताए, और न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, और पल्सर क्या होता है। पल्सर क्या है, एक चमकीला तारा है जो बहुत तेज गति से घूमता है, और पल्सर क्वेसर यानी, और क्वेसर क्या है, चमकीला तारा है। ठीक है, सॉरी, पल्सर चमकीला तारा है, और क्वेसर क्या है, चुंबकीय क्षमता, इसमें मैग्नेटिक पावर बहुत अधिक होता है, चुंबकीय क्षमता है इसमें। और ब्लैक होल तो आपको पता ही क्या करता है। तो हालांकि ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं आज का वीडियो यहीं सेशन समाप्त करता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि बहुत जल्द मैं आपका एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद मैं आपको जो है उसका जो जियोलॉजी है मैं वो स्टार्ट करूंगा, हालांकि जो मैं पहले बताया था। तो आप जो है थोड़ा सा मैं आपको जो कंडीशन है वाइज इसका थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिएगा। तारा क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तारा क्या होता है, उसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। और ईंधन समाप्त होने के बाद तारे का 2 कंडीशन होता है। तो पहला कंडीशन 1.44 बोलिए, 1.44 बोलिए या 1.5 बोलिए। तो एस चंद्रशेखर के आधार पे क्या बताए थे उसी के बारे में बता रहा है। तो दूसरी स्थिति क्या है, यदि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यदि लाल दानव का आकार सूर्य से 1.44 गुना बड़ा हो तो निम्नलिखित में बन सकता है अभिनव तारा यानी सुपरनोवा, यानी विस्फोटक तारा जिसे हम कहते हैं। और विस्फोटक तारा जब सिकुड़ जाएगा, यानी कि एक पेज समझिए, एक पेज को अगर आप फेंकोगे दूर तक तो वो नहीं जाएगा। अगर उसी पेज को अगर आप ऐसे करके गोल करके छोटा कर दो तो वो बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा। तो उसी तरह से समझिए कि एक जो है मतलब फैला हुआ कोई तारा है, अगर वो सिकुड़ना शुरू हुआ, सिकुड़ते सिकुड़ते इतना सिकुड़ गया कि उसका जो है ना मतलब डेंस घनापन इतना अधिक हो गया कि वो उसका आकार तो छोटा हुआ लेकिन उसकी एनर्जी बाहर आ गई, उसके आकार से बाहर आ गया। अब उसके अंदर एक ऊर्जा क्रिएट हुआ। मान के चलिए कि ये आपका न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है। ये जब सिकुड़ के जब इतना इतना छोटा हो गया, अभी मैं समझा रहा हूँ कि अमूमन ये देखिए, इसको कोई थ्योरी नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब न्यूट्रॉन स्टार जब सिकुड़ कर छोटा हो गया तो ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। तो जब सिकुड़ के ये इतना छोटा हुआ तो इसके जब सिकुड़ के छोटा हुआ तो इसका जो अंदर का जो एनर्जी है वो तो कहीं कहाँ जाएगा वो, तो वो एक बाहर में इसका अंदर का एनर्जी बाहर जब मूव करने लगा, और एक भंवर टाइप से एक मतलब ना होता है कि एक कुछ ऐसा बना दिया कि इतना ग्रेविटी इसकी अधिक हो गई, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी इसकी अधिक हो गई कि किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। अगर इसमें लाइट अगर दिया जाए तो लाइट भी वापस नहीं आता है। तो यानी कि सब चीज़ को निगलने की इसमें क्षमता है, यानी कि सब चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। तो इस तरह से इसमें खींचने की क्षमता है। तो ऐसे मैं आपको बताने के लिए बताया हूँ, समझाने के लिए कि आप किसी भी चीज़ को विजुलाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।